दोस्तों हम क्लास 11th के टॉपिक को लेके चल रहे हैं। परमाणु संरचना हम पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी हमें पढ़ना है। आवर्त सारणी में हम क्या देख रहे हैं? आवर्त सारणी में हम डावे-राइनर का सिद्धांत समझते हैं। डावे-राइनर का सिद्धांत था, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई तत्व x है, y है और z है, समझिएगा ये तीन तत्व हैं। अगर मान लीजिएगा पहले का परमाणु भार 2 है और z का है, यानी कि तीसरे का परमाणु भार 4 है, तो ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, देखिएगा दोनों का सम करेंगे हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ये जो 3 संख्या आ रही है ये इसकी क्या हो जाएगी? परमाणु भार हो जाएगी। यही इसने डावे-राइनर ने यहाँ पे बताया है। डावे-राइनर का सिद्धांत त्रिक नियम कहलाता है। त्रिक नियम कहलाता है, इसे डावे-राइनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में ये बताया गया है कि न्यूलैंड ने समझाया था कि जो तत्व होते हैं, क्या न्यूलैंड के नियमानुसार सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम मतलब 8 शब्द ये जो दिए गए हैं यहाँ पे इसी से संबंधित है। पहला तत्व जो है सा है, समझिएगा, और अंतिम तत्व सा है, यानी कि पहले तत्व से अगर हम अंतिम सातवें के बाद जाते हैं तो तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा इन्होंने बताया, जो कि आज भी इन्हीं के माध्यम से लिया भी जाता है। कैसे? देखिएगा, अगर हम यस ब्लॉक से शुरू करते हैं तत्वों को गिनना, यस ब्लॉक से शुरू करते हैं, बीच में डी ब्लॉक आते हैं, इधर पी ब्लॉक हैं। जब ये पी ब्लॉक भरता है पुनः हम कहाँ आते हैं? यस ब्लॉक में आते हैं, जो कि अफवाह के नियमानुसार भी समझा गया है। देखिएगा, इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इन्होंने तत्वों को इसी माध्यम से सजाया, जैसे कि कोई रिदम हो। रिदम मतलब ध्वनि जो बनाई जाती है, जितने संगीत होते हैं वो सारे गामा पा धा नी सा से ही संबंधित हैं। देखिएगा दोस्तों, हम अगले टॉपिक में समझते हैं। आए यहाँ पे मेंडलीव सर, मेंडलीव ने ये बताया, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के जो होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें ये समझाया इन्होंने कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण धर्म होते हैं, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, आप समझिएगा, भौतिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी, वो डिपेंड करती है उसके परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक मास पे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। मोक्सले सर, क्योंकि इसमें बहुत सी त्रुटियां आ गई थी, इनके समय में केवल 92 तत्वों की खोज हुई थी लगभग। अंततः इन्होंने यही तत्व खोजे थे। अब क्या है, आज के डेट में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, उनका स्थान भी दे दिया गया है, क्योंकि यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और अंत में एफ ब्लॉक, जिसे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं श्रेणी, उनसे संबंधित है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारा ये तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण धर्म जो होते हैं ना, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा मेंडलीफ ने क्या कहा? मेंडलीफ सर ने ऐसा बताया। लेकिन आज मोक्सले सर जब आए तो आधुनिक में उन्होंने क्या बताया कि तत्वों के
भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक से ही हम निकालते हैं। ये थियरी थी बहुत समय पहले, ये कई चीज़ों में मतलब कई गुणधर्मों के लिए फेल हो गई थी। जैसे मान लीजिएगा संयोजकता निकालना हुआ तो निकल नहीं पाता था इसके माध्यम से, आइसोटॉप की स्टडी नहीं हो पा रही थी इसके माध्यम से, और तत्वों का बहुत स्थान भी निश्चित नहीं हो पा रहा था इनके माध्यम से। आज इनके माध्यम से, मोगजले सर के माध्यम से, मोगजले, ठीक। अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या इनको, देखिएगा। तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनके भौतिक रासायनिक गुण पे निर्भर करते हैं। जैसे तत्व के यानी कि एन एलिमेंट कैन डिपेंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इन आवर एटॉमिक नंबर। क्या अपने एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड कर सकता है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप देखेंगे, क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं किसके लिए, मान लीजिएगा सोडियम के लिए हम देख रहे हैं। सपोज 11th है, 11th के लिए हम क्या देख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, यहाँ पे 3s1 हो जाएगा। क्यों? ए हो गया 10 और ए 1। ये हमने आप बाहु के नियमानुसार यहाँ पे प्रश्न को हल किया है। देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किए हैं, यानी कि हम आवर्त सारणी में हैं तो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का आवर्त संख्या तीसरा होगा। आवर्त 7 होते हैं, तीसरे का यस ब्लॉक का पहला तत्व ये है। यहाँ परमाणु क्रमांक के माध्यम से हम निकाल पाएँ, जबकि द्रव्यमान संख्या के माध्यम से अगर हम देखते तो इसका 23 होता है, और द्रव्यमान संख्या के माध्यम से कोई एक निश्चित स्थान दे पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे परमाणु क्रमांक के माध्यम से ही हम सब समझते हैं। देखिएगा अगले संदर्भ में हम क्या देखते हैं, देखिएगा जैसे यहीं इसकी संयोजकता हो रही है। जैसे सोडियम है 11 है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया, और अगर मान लीजिएगा क्लोरीन है 17 होता है, यहाँ पे 2 8 और लास्ट में 7 आया। तो इस माध्यम से हमें पता चलता है कि सोडियम 1+ वाला है और Cl 1- वाला है। क्यों? क्योंकि 7 अगर आया तो इससे -8 करने पे -1 आता है। -8 रूल ऑक्टेट रूल है। सभी तत्व अपनी स्थायी अवस्था में ऑक्टेट फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल होता क्या है इसको समझेंगे। ऑक्टेट रूल हमारा होता है कोई भी तत्व जब अपनी संरचना में, मतलब अपने समझिएगा अपने परमाणु में जब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान इत्यादि ये जो नोबल गैसेस हैं, यानी कि वर्ग 18 की जो तत्वें हैं, उन सभी की संरचना जो प्राप्त करता है जब, तो वो अपनी ऑक्टेट में होता है। उस स्थिति को उसका ऑक्टेट कहते हैं। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे हम सोडियम के लिए ऑक्टेट समझ रहे हैं। 11th का हम समझेंगे 2 8 1 होता है। जब 1 दिया तो 10 हुआ, तो ये नियान की संरचना प्राप्त कर लेता है। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। देखिएगा हम क्लोरीन के लिए भी समझ लेते हैं ऐसे ही। क्लोरीन का होता है 17 2 8, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 8 हो जाता है। 8 की स्थिति में ये क्या होता है, ये अपने में जब ये 8 होता है तो ये हो जाता है 18 यानी कि आर्गन की संरचना को ये प्राप्त करता है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु क्रमांकों के आधार से ही निर्धारित किए जाते हैं।
जितने भी गुणधर्म हैं इनके परमाणु क्रमांक से आधारित पर ही आधारित हैं। देखिएगा, हम अगले प्रश्न में चलते हैं और समझते हैं कि इनके गुणधर्म क्या क्या हैं। जैसे इनकी परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, इसे हम समझेंगे। ये होता क्या है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को हम समझेंगे। परमाणु त्रिज्या किसी भी परमाणु में, ये परमाणु है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिक होता है। देखिएगा, नाभिक से आउटर मोस्ट सेल, जैसे मान लीजिएगा इसे आउटर मोस्ट सेल, हम जिन तत्वों के लिए समझ रहे हैं हम उन्हीं तत्वों के लिए समझ रहे हैं। जैसे सोडियम, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1। दोस्तों 2 8 1 परमाणु त्रिज्या को हम समझ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या होती क्या है, परमाणु त्रिज्या नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट मतलब लास्ट सेल का यानी कि बाह्य कोश के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। देखिएगा, इनकी परमाणु त्रिज्या, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन की होती है 1.2 × 10⁻⁻। इसे अगर देखें तो समथिंग इनकी परमाणु त्रिज्या आप देखेंगे, परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तो ये इनकी परमाणु त्रिज्या होती है। ठीक है, हम अगले प्रश्न को देखेंगे परमाणु त्रिज्या से संबंधित और भी क्या प्रश्न आए हुए हैं। देखिएगा, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या हमने देख लिया। परमाणु त्रिज्या बढ़ता घटता कैसे है, अब ये समझेंगे। जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती कैसे है, देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा हम सोडियम को ही देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम और उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब समझेंगे। सोडियम पोटेशियम के लिए हम समझ रहे हैं। जैसे इनका परमाणु क्रमांक 11 है और इनका 19 है, तो अब देखेंगे क्या कि अगर 11 है तो यहाँ पे 18, पहले तो ये 1 होगा। अगर 11 के लिए देखेंगे तो इनका साइज 1 2 3 कितने कोष हुए, 3 कोष हुए। कोषों की संख्या 3 है। अगर कोषों की संख्या अगर यहाँ पे 8 करके 1 कर दिए तो ये 19 के लिए हो गया। क्यों, 2 8 10 8 18 1 19। तो इसमें कोषों की संख्या बढ़ी तो साइज भी बढ़ा। देखिएगा, न्यूक्लियस से इनके कोषों की संख्या जब जो नंबर ऑफ यानी कोषों की संख्या जब बढ़ेगी तो इनका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। उस स्थिति में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और लेफ्ट टू राइट देखेंगे क्या होता है। लेफ्ट टू राइट मतलब दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, उसको समझेंगे। दाएं से आवर्त में हम जब दाएं से बाएं जाते हैं, किसी आवर्त में हम दाएं से जब बाएं जाते हैं, ये हमारा मान लीजिएगा आवर्त है, यहाँ समझिएगा। अब देखते क्या है, जैसे मान लीजिएगा हम देख रहे हैं किसके लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरान के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, इन सब के लिए हम देख रहे हैं इस आवर्त में लेफ्ट टू राइट के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे 3 4 5 6 और 7 समझ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, जब हम 3 देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा 3 जब देखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए है और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 1 है। ठीक है, जब 4 के लिए देखते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो जाता है। 5 के लिए देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर उसके बाद 6 के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। 7 के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा। 8 के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में बढ़ रहा है, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में बढ़ रहा है तो हम इसे क्या समझेंगे, हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन
माइनस चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस चार्ज, और ये सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऐसे। और हमारा ये न्यूक्लियस जो होता है, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, और ये क्या है, प्लस चार्ज होता है। तो इनसे प्लस, ए माइनस और ए प्लस, इनका आकर्षण बढ़ता है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कहते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट। अब देखिएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये अब केंद्र मतलब नाभिक की ओर खींचते हैं, और जब खींचते हैं तो इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो साइज छोटा हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। दब जाते हैं मतलब न्यूक्लियस की तरफ ये क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परमाणु की साइज क्या हो जाती है, घटती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एक आवर्त में, देखिएगा आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त हैं। मान लीजिएगा तीसरे आवर्त के लिए देख रहे हैं, अगर तीसरे आवर्त में हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या इनकी क्या हो जाएगी, घटेगी। और अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। यही है। अब इनके लिए हम क्या समझते हैं, अब यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं हम उनको समझेंगे। प्रश्न क्या बनता है हमारा, प्रश्न बनता है कि अगर कोई धन आयन है, मान लीजिए कोई धन आयन है तो उनके परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, और अगर कोई ऋण आयन है तो उनके परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो धन आयन अगर है तो उनके परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, और अगर ऋण आयन है तो उनके परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यही है। अगर मान लीजिएगा जैसे सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए देख रहे हैं और एल्युमिनियम के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। जितने भी हैं ये परमाणु त्रिज्या घट जा रही है, क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम इनको समझेंगे। और अगर ये माइनस है तो इनमें परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये परमाणु त्रिज्या पर संबंधित हमने प्रश्न आपको समझाया। अगर मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप तक मिले। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, मैं आप लोगों के सहयोग से ये वीडियो बना रहा हूँ। जितना भी वीडियो बन रहा है, जितना भी मैं अभी तक वीडियो डाला हूँ यूट्यूब पे, वो आपके लिए ही डाला हूँ, और आपके लिए ही यहाँ पे मैं और भी वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आपका सहयोग अगर मिला तो वीडियो कंटिन्यू में बनाता रहूँगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।